S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. एक बड़े हॉल में अगर आप कुछ बोलें तो आपको आपका साउंड दोबारा से सुनाई देगा या ओवरऑल कुछ इको का इफ़ेक्ट आपको सुनाई देगा। अगर आप एक सिनेमा हॉल में कुछ बोलें तो ये इको इफ़ेक्ट वहाँ पर नहीं होता है। ये सब साउंड की इंजीनियरिंग पे डिपेंड करता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सचिन कुमार। वेलकम टू एस चांद अकेडमी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओवरऑल अकोस्टिक्स ऑफ अ बिल्डिंग। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किस तरीके से एक बिल्डिंग को, जैसे कि एक आपके पास थिएटर हॉल है या सिनेमा हॉल है, उसको ऐसे सेट किया जाए कि सबको एक परफेक्ट साउंड सुनाई दे। तो हमें पता है कि अगर कोई एक आपके पास एक कोई हॉल है, वो अगर एक डायमेंशन से ज़्यादा बड़ा है तो आप कुछ बोलते हैं तो साउंड जो है सामने की वॉल से टकरा के आपके पास वापस आता है, जिससे एक इको का इफ़ेक्ट पैदा होता है। वो इको का इफ़ेक्ट थिएटर्स या हॉल्स के अंदर आपका सारा मज़ा ख़राब कर सकता है। कोई साउंड आपको दोबारा सुनाई दे सकता है। तो इसको हम रिवर्बरेशन ऑफ साउंड कहते हैं, जो साउंड टकरा कर आपको दोबारा सुनाई दे। एंड ओवरऑल हम चाहते हैं कि ये जो साउंड है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आपने स्ट्रक्चर्स देखी होंगी सिनेमा हॉल्स की, वो एक ख़ास तरीके के स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं। इस सारी साइंस को हम अकोस्टिक्स कहते हैं। आपने मूवी स्पाइडरमैन 3 देखी होगी। उसमें जो मूवी में एक्ट्रेस है मैरी जेन, वो एक थिएटर में काम करना चाहती हैं, एक हीरोइन बनना चाहती हैं। एंड उसका शो देखने पीटर पार्कर हमारे स्पाइडरमैन जी पहुंचते हैं। एंड नेक्स्ट डे अखबार में उसके जो रिव्यूज़ लिखे होते हैं वो ये होते हैं कि उनका साउंड तो पहली रो से आगे नहीं जाता, या ओवरऑल उनकी कोई भी तारीफ़ नहीं की होती है। लेकिन स्पाइडरमैन जो कि पीटर पार्कर, उसका हौसला बनाने के लिए इसे कहते हैं कि अरे ये तो सब अकोस्टिक्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो आपका थिएटर है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किसी भी थिएटर में आपने देखा होगा कि ये अकोस्टिक्स, जो ये साइंस है जो डील करती है कि एक थिएटर में साउंड की मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसको हम कहते हैं। इसके लिए हम थिएटर में एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं। किसी भी जो साउंड है जो हमें किसी थिएटर में सुनने के लिए चाहिए, उसकी कोई गुड साउंड की कुछ खास बातें होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो साउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें कोई भी इको का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी साउंड जो है पिछला साउंड अगले साउंड के साथ ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, उसमें कोई एक्लोन इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। एक्लोन इफ़ेक्ट हम किसे कहते हैं कि मान लीजिए कहीं पर कुछ स्टेयर्स हैं और कोई एक पर्टिकुलर साउंड अलग अलग स्टेयर से थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद टकरा के हमारे पास वापस आता है और वो एक अलग से पैटर्न में हमें लगता है, तो उसे हम एक्लोन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके का कोई भी इफ़ेक्ट वहाँ पर होना नहीं चाहिए। हर जगह साउंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ओवरऑल अकोस्टिक्स के अंदर ये साइंस आती है कि हम ये सारी अरेंजमेंट किसी हॉल के अंदर कर पाएँ। इसके अलावा बाहर से कोई भी साउंड थिएटर में एंटर ना हो, और ना ही कोई एक पॉइंट ऐसा बने जहाँ पर ज़्यादा साउंड और किसी पॉइंट पर कम साउंड जैसी कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास हों। जब किसी हार्ड सरफेस से साउंड टकरा के वापस आता है तो वो पूरे रूम में फैलेगा। अब आपके ओरिजिनल साउंड के साथ वो साउंड ओवरलैप कर सकता है। तो ये क्या है, इससे आपको साउंड सुनने में प्रॉब्लम होगी और ओवरऑल साउंड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है।
बेसिकली इस फिनोमिना को हम रिवर्ब्रेशन कहते हैं। सो व्हाट इज द रिवर्ब्रेशन? तो रिवर्ब्रेशन है कि द परसिस्टेंस और द प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड हैज़ बीन स्टॉप्ड। तो आपका सोर्स वो बोल के आपका शांत हो चुका है, लेकिन स्टिल वो साउंड जो है वो आपका रूम में परसिस्ट कर रहा है। तो वाइब्रेशंस तो रूम में परसिस्ट करते हैं, बट किस लेवल तक हम बात कर रहे हैं कि उस थ्रेशोल्ड तक जब तक आप उसे सुन सकते हो, जिसे हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो उतनी एनर्जी तक जब तक वो आपके पास साउंड रूम में आपके घूमता रहता है, वो आपका रिवर्ब्रेशन फिनोमिना रहता है। नाउ व्हाट इज द टाइम? इस पूरे के पूरे फिनोमिना में जब तक उसकी एनर्जी डिग्रेड होकर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी एनर्जी जब डिग्रेड होकर आपके थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाती है, तो इस टाइम को हम रिवर्ब्रेशन टाइम कहते हैं। एक अच्छे सिनेमा हॉल के अंदर, एक अच्छे थिएटर के अंदर ये रिवर्ब्रेशन जो टाइम है, जिस टाइम तक कोई साउंड किसी रूम में परसिस्ट करता है, ये टाइम 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा है तो फर्दर जो भी आप बातें बोलेंगे तो उसके साथ वो साउंड ओवरलैप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ओवरऑल उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो इन सब के लिए ऐसी एडजस्टमेंट की जाती है कि पूरे सिनेमा हॉल के अंदर आप देखोगे कि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाए जाते हैं। वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स क्या करते हैं कि वो काफ़ी कम साउंड जो उनके ऊपर आता है वो वापस जा पाता है, तो जिससे वो उसकी एनर्जी को बहुत जल्दी डाउन करके ऐसे लेवल तक ले आते हैं कि वो हमारे थ्रेशोल्ड से, जो सुनने का थ्रेशोल्ड है, उससे नीचे के लेवल पे पहुंच जाए। तो अकॉस्टिक्स ऑफ अ बिल्डिंग में हमने एक गुड साउंड कैसे प्रोड्यूस, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो हमने डिस्कस किए। रिवर्ब्रेशन जो कि ओवरऑल एक प्रॉब्लम है, और रिवर्ब्रेशन टाइम जिस फिनोमिना को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमने डिस्कस किया और इससे हमने पेयर अप किया इस सिचुएशन के साथ कि इसका सॉल्यूशन जो है वो है यूज़ ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। साउंड की रिवर्ब्रेशन को अंडरस्टैंड करते हुए एक साइंटिस्ट सेबिन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया। सबसे पहले सेबिन ने ये फाइंड आउट किया जो साउंड है उसका रिवर्ब्रेशन जो टाइम है वो डिपेंड करता है कुछ क्वांटिटीज़ पे, सच एज कि जो जिस हॉल में वो साउंड है उस हॉल की डायमेंशंस क्या है। तो हम बता सकते हैं कि जो आपके पास रिवर्ब्रेशन टाइम है, तो ये रिवर्ब्रेशन टाइम समहाउ कोरिलेट कर रहा है कि हॉल के साइज पे, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास किस तरह का म्यूजिक चलाया जा रहा है, कि द काइंड ऑफ म्यूजिक। एंड ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लाउडनेस में वो जो म्यूजिक है वो जो साउंड है वो प्ले कर रहे हैं। लाउडनेस ऑफ दैट साउंड। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो रिवर्ब्रेशन टाइम है जिसे हम ओवरऑल रिड्यूस करना चाहते हैं वो हॉल के साइज पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड थिंग, काइंड ऑफ म्यूजिक, किस तरह के फ्रीक्वेंसी रेंज में, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि रिवर्ब्रेशन टाइम आपका कितना है। और फाइनली लाउडनेस ऑफ दैट साउंड, कि इनिशियल आपने कितना लाउड वो साउंड चलाया है। अगर वो बहुत कम साउंड है तो वो बहुत जल्दी उस लेवल पे आ जाएगा कि आप उसे नहीं सुन पाएंगे, लेकिन अगर वो एक बहुत लाउड साउंड है तो जैसे कि हम पहाड़ों में बोलते हैं तो हमें हमारी आवाज़ वापस सुनाई देती है, तो वो क्या है, एक इको इफेक्ट, दूर तक साउंड जाके टकरा के हम तक वापस आता है। तो ये जो टाइम है इसे हमें मिनिमाइज करना है। इसके बाद सेबिन ने
कुछ रिलेशंस फाइंड आउट किए जिसके बेस पे सेबिन ने सेबिन्स फॉर्मूला दिया। लेकिन ये सेबिन्स फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. Welcome to S. Chand Academy. I will be teaching you topics limit and continuity, differentiability, partial differentiation, tangents and normals, curvature, curve tracing and many more. Please like, share and subscribe S. Chand Academy and don't forget to press the bell icon for the future updates. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कि साउंड जो है उसको किसी हॉल के लिए हमें ऑप्टिमाइज़ करना है जिसकी साइंस को हम अकोस्टिक्स कहते हैं। इसके अंदर हमारा मेन टारगेट ये है कि हमें रिवर्बरेशन टाइम जो है उससे हमें रिड्यूस करके मिनिमाइज़ कर देना है कि हमारे पास कोई भी साउंड जो किसी सोर्स से निकला है वो विद इन 1 और 2 सेकेंड ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ वो जो ऑलरेडी अब न्यू साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ ओवरलैप करेगा और साउंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा, साउंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा। देन हमने ये स्टडी किया कि सेबिन ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया, कुछ रिलेशन से सी रिवर्बरेशन टाइम के ऊपर स्टडी की एंड उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन है वो हॉल के साइज़ पे डिपेंड करता है। काइंड ऑफ म्यूज़िक मतलब आप किस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आप अपना जो म्यूज़िक है या जो भी हमारा साउंड है वो चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द लाउडनेस ऑफ दैट साउंड। जो साउंड जितना लाउड होगा वो उतना ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि उसको ख़त्म होने के लिए हमारे जो सुनने का थ्रेशहोल्ड है उससे नीचे जाने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम उसको लगेगा। तो सेबिन्स ने बेसिकली ये देखा इन सेबिन्स फॉर्मूला कि जो आपका टाइम ऑफ रिवर्बरेशन है this time is proportional to the volume of the hall. अगर हॉल का वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा है, वॉल्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो कोई भी साउंड जो है उसको ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा एंड देन जब वो वापस आएगा तो उतना ही ज़्यादा टाइम उसे मिलेगा उस हॉल में परसिस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल ये बात हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो रिवर्बरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि उतना टाइम ज़्यादा लगेगा उस साउंड को ख़त्म होने के लिए। इसके अलावा सेबिन ने फाइंड आउट किया कि दिस टाइम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर सम ऑफ दैट सरफेस जो उस साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। तो S क्या है? S आपके पास उस सरफेस का एरिया है एंड A क्या है? A आपके पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उस सरफेस का। तो इससे हम क्या समझते हैं कि S इज द एरिया एंड A उस एरिया का आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। नाउ अगर मैं ये देखूं कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से हम क्या समझते हैं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का आपका मतलब है कि अगर मैंने किसी वॉल के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर कोई साउंड, कुछ एनर्जी का मैंने इंसिडेंस किया तो वो उसमें से कितना फ्रैक्शन ऑफ साउंड जो है वो उसने एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया। मान लीजिए कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिस पे अगर मैं बोलता हूँ तो उसने 100% साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं कहीं पर बोल रहा हूँ और मुझे
एब्सोल्युटली जितनी एनर्जी से मैंने बोला, सारी एनर्जी अगर मुझे वापस मिल जाती है तो ओवरऑल क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उस साउंड में से, वो 0 है। तो यहाँ मैं इस ए को डिफाइन कर सकता हूँ एज द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी of sound divide by the total incident energy. So the absorbed energy divide by the total incident energy, अगर 100% साउंड जो है वो मेरे पास वापस आ रहा है, इट मीन्स उस सरफेस ने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो आपके पास न्यूमरेटर है वो 0 हो जाता है। एंड अगर वो टोटली सारा के सारा साउंड उसने एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो इंसिडेंस एनर्जी के इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर आपके पास 1 आ जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट लेक्चर पार्ट में जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो थिएटर है या जो सिनेमा हॉल है उसके अंदर बहुत सारा आपने देखा होगा कि रफ सरफेसेस वहाँ पर लगे होते हैं, या नीचे कारपेट बिछा होता है, ऊपर भी इस तरीके से कपड़ा, एक थिक कपड़ा जो है वो लगाया होता है। तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं ये साउंड एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो रिवर्बरेशन टाइम विच इज़ overall proportional to volume divide by summation of AS। तो ये जो आपके पास रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग जितना एब्जॉर्प्शन आप बढ़ाओगे, जितना सरफेस के अंदर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा, उतना रिवर्बरेशन टाइम आपका कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो जितना आपका हॉल का वॉल्यूम जो है वो आपका कम होगा, उतना रिवर्बरेशन टाइम आपका कम हो जाएगा। लेकिन चलो उस चीज़ को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते कि आपको एक साइज से बड़ा ही हॉल या थिएटर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एब्जॉर्बिंग सरफेस के ऊपर हम काम करते हैं। एक अगर आइडिया के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कोई भी जैसे ग्लास सरफेस है, तो किसी ग्लास के ऊपर अगर मैं अपना साउंड उस पर डालता हूँ तो ग्लास सिर्फ मुश्किल से 2% ऑफ इट्स एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, बाकी 98% एनर्जी को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है सिस्टम के अंदर। तो वही साउंड बारी बारी अलग अलग वॉल से टकरा कर उस रूम में घूमता रहता है। इसी की जगह अगर जैसे ब्रिक वाली जो ईंटों की वॉल है वो मुश्किल से 3% साउंड ही एब्जॉर्ब करती है, बाकी 97% साउंड जो है वो एब्जॉर्ब वापस सिस्टम में, वापस हॉल के अंदर वो भेज देती है। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास एक मोटा कारपेट है, अगर वो मैंने नीचे बिछाया हुआ है, तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ एनर्जी जो साउंड की है वो सारी की सारी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी वो हॉल में वापस डालता है। अब 15% वैसे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लग रहा, लेकिन जब 2-3 राउंड में साउंड अपनी वेलोसिटी के हिसाब से उस वॉल पे टकराता है तो बहुत जल्दी वो आपका साउंड डिग्रेड होके ख़त्म हो जाता है। तो कलेक्टिवली अगर मैं इसको देखूं तो ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि रिवर्बरेशन टाइम करने का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है कि मैं अपने मटेरियल्स की एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को इंक्रीज़ करूं। एंड इस फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूं, क्योंकि दिस टाइम इज़ इक्वल टू द टाइम मैं वॉल्यूम को मीटर क्यूब में और सरफेस को मीटर स्क्वायर में लेता हूं, तो यहाँ मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज़ 0.161 v डिवाइड बाय समेशन AS। तो हॉल में जितना भी सरफेस है उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसके सम के साथ दिस क्वांटिटी जो हमारे पास वॉल्यूम की है, हॉल के वॉल्यूम की है, और ये आपके पास एक कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से आप रिवर्बरेशन टाइम
जो भी एक थिएटर या हॉल में रहेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसको मिनिमाइज करके आप अगर 1 और 2 सेकंड के आसपास ले आएँ, देन वो जो सिस्टम रहेगा आपका साउंड के लिए वो एक बेस्ट सिस्टम रहेगा, जिसमें एक क्लियर साउंड आपको मिलेगा। तो आपने थिएटर्स में या हॉल में, मूवी सिनेमा में आपने देखा होगा कि जनरली इस तरीके के सरफेस यूज़ किए जाते हैं जो कि किसी टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर से बने होते हैं, कि जिसमें काफ़ी बीच में पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होता है कि जब भी कोई साउंड उनके ऊपर जाता है तो उन पोर्स में वो साउंड कैप्चर हो जाता है। अगर आप जो स्टूडियोज़ हैं जहाँ पर म्यूज़िक या साउंड की रिकॉर्डिंग होती है, उनको आप देखोगे तो उसमें फोम के इस तरह से ट्रायंगुलर फोम के पीसीज यूज़ होते हैं, जिसमें आप देखोगे कि इस तरीके से फोम लगी होती है। तो उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी जो साउंड आएगा वो साउंड उसी के अंदर मैक्सिमम चांस होता है कि कैप्चर हो जाए, जिससे उसका ओवरऑल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ जाता है। तो कुछ साउंड तो ये फॉर्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन कुछ साउंड जो है वो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से इसी के अंदर कई बार टकरा के वहीं पर ख़त्म हो जाती है, रेदर देन कि वो साउंड टकरा के वापस आपके हॉल में या रूम में एंटर करे। तो इस तरह के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर से इस तरह की सिचुएशन बनाई जा सकती है कि जिससे आपका रिवर्बरेशन टाइम जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। वुड की जो स्ट्रक्चर है वो भी अप्रोक्सीमेटली 6% साउंड ही एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसलिए इसी तरह के जो परफोरेटेड या कुछ पोरस मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर जाकर साउंड समहाउ कैप्चर कर जाए और वो वापस हॉल में मिनिमम साउंड वापस हॉल के अंदर जाए। एज ए समरी अगर हम इस लेक्चर में देखें तो हमने सबसे पहले ये स्टडी किया कि अकोस्टिक्स क्या होता है, वो साइंस जिसके थ्रू हम रिवर्बरेशन टाइम या एक थिएटर में साउंड की क्वालिटी क्या हो उससे हम डील करते हैं। इसमें रिवर्बरेशन ना हो, कोई भी रिजोनेंस ना हो, कोई इको ना हो, कोई एक्लोन इफेक्ट ना हो, और आपका जो रिवर्बरेशन टाइम है वो 1 to 2 सेकंड से ज़्यादा ना हो। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आते हैं, और कोई भी बाहर का साउंड भी वहाँ एंटर ना करे। इन सब के बाद हमने समझा कि ये जो रिवर्बरेशन टाइम है इसको मिनिमाइज करना इज़ द की, जो हम इस पूरी स्टडी में करना चाहते हैं। रिवर्बरेशन टाइम के लिए सेबिंथ ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद एम्पिरिकली फॉर्मूला एक डिराइव किया, जिस फॉर्मूले के अंदर आपके पास रिवर्बरेशन टाइम जो है वो वॉल्यूम ऑफ हॉल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड जितना एब्जॉर्बेंस उस हॉल में हो सकता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जब मैं ये सारी क्वांटिटीज़ मीटर में ले रहा हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट 0.161 आता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, उससे जो वैल्यू यहाँ पर बैठनी चाहिए थी उसको यहाँ पर सेट कर दिया गया। देन ये फॉर्मूला आपका डिराइव होता है, जिससे आप रिवर्बरेशन टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम ऑफ हॉल को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, बट इन दैट केस हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि हम एब्जॉर्बेंस को बढ़ा दें समहाउ, ताकि रिवर्बरेशन टाइम को हम कम कर सकें। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। आपको ऐसी बहुत सारी बातें पता चली होंगी जो साइंस की इन एप्लीकेशन वर्ड आपको पता होनी चाहिए। आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाइए, अपना ख्याल रखिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.